Hello students, today we are starting part 2 of the first chapter, the Cold War era। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अब अरीनाज का मतलब होता है बेसिकली द एरियाज वेयर दीज सुपर पावर्स और कंट्रीज वर फाइटिंग विद ईच अदर। तो इनका एरियाज़ क्या क्या थे। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर का, इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से। उसको एक रीज़न माना जाता है कोल्ड वॉर का, पर और भी बहुत सारे रीज़न थे। अब जो आपकी जो ये लड़ाइयाँ थी ये बहुत ज़्यादा कई जगह पे बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, बहुत सारे लोग वहाँ मर रहे थे। और कई जगह पे जो ये सुपर पावर्स थी ये एक दूसरे को डायरेक्टली एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ गया था इनके बीच में। जैसे कि आप बर्लिन की बात करें, कॉन्गो की बात करें, तो यहाँ पे ये सीधा एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। बट राहत की बात ये रही कि कोई भी जो ये लड़ाइयाँ थी एक तरीके से तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं मुड़ी, ठीक है ना। और जो आपके देश थे विरोधी एक दूसरे के, उनके पास कई ऐसे अवसर आए कि युद्ध हो जाएगा, परमाणु बम ये लोग एक दूसरे पे गिरा देंगे, बट ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। अगर हम बात करें कोरिया की, वियतनाम की या अफ़गानिस्तान की, तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे मैक्सिमम जो डैमेज देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे कॉमन पीपल या कॉमन प्रॉपर्टी, ये सब जितने आपका लॉस है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है। अब ऐसे कई बार ऐसे मौके भी आ गए थे इस कॉन्फ्लिक्ट में कि जब दोनों जो सुपर पावर्स थी यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच में पॉलिटिकल टॉक्स भी बंद हो गई थी, जिससे क्या हुआ कि इनके बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये और ज़्यादा क्रिएट होने लग गई थी। अब अगर हम बात करें जो कोल्ड वॉर का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था या जो ये संघर्ष चल रहा था, उसके बीच में क्या हुआ कि जो आपके नाम थे, नाम ग्रुप के जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने इनके बीच में क्या किया, एक तरीके से मीडिएटर का काम किया, दोनों को एक तरीके से समझाने का काम किया। नाम के जो मुख्य आपके जो नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक तरीके से मीडिएटर का काम किया था। उसी तरीके से कॉन्गो जो क्राइसिस था उसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने मीडिएटर का काम किया था। आखिरकार ये बात उभर कर सामने आई कि महाशक्ति जो थे हमारे सुपर पावर्स, ये उनको समझ में आ गया कि युद्ध को हर हाल में क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसी समझ के कारण दोनों जो आपके सुपर पावर्स थी उन्होंने पेशेंस को एक तरीके से अपनाना स्टार्ट किया, और एक तरीके से वो उस पेशेंस के कारण क्या करना चाहते थे, इस युद्ध को समाप्त करना चाहते थे। अब जो कोल्ड वॉर जो था वो आपका एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा था, ठीक है, उसके अरीना जो थे वो चेंज होते जा रहे थे, बट एक तरीके से धीरे धीरे उनके बीच में पेशेंस भी जाग रहा था जैसे जैसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहे थे। हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही जो आपके ग्रुप्स थे उनके बीच में क्या था, एक कंपटीशन चलता रहता था कि वो एक दूसरे के प्रति क्या करते रहते थे, उनके बीच में डाउट रहता था। उस डाउट के कारण वो क्या करते थे, हथियारों को इकट्ठा करते रहते थे, वो अपनी तैयारी करते रहते थे, ठीक है ना। तो दोनों ही जो ग्रुप ने क्या करे, बड़े बड़े अपने हथियार और मिसाइल्स और इन सब को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया अपने देश में। अब दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि पेशेंस के बावजूद भी युद्ध हो सकता है। अगर पेशेंस तो दोनों तरफ से है, बट क्या पता अगर युद्ध हो सकता है, तो दोनों पक्षों ने क्या किया, अपने हथियारों की संख्या को वो बढ़ाते चले गए, ठीक है ना। दोनों गुट एक दूसरे की समझने की कोशिश में भूल कर सकते थे कि मे भी उसके पास हमसे ज़्यादा हो या उसके पास हमसे कम हथियार हो। हम सोच रहे हैं हमारे पास ज़्यादा है, कहीं उसके पास हमसे ज़्यादा ना हो। तो ये सोचकर वो लोग क्या करते रहे, अपने हथियारों को जमा करते रहे। बट इसके अलावा यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर किसी भी देश में कोई परमाणु दुर्घटना हो जाए या कोई गलती से कोई सिपाही जानबूझकर युद्ध को कराने के लिए कोई परमाणु हथियार चला दे, ठीक है, तो दूसरी कंट्री को क्या लग सकता है कि उन्होंने हमारे पास अटैक किया है, उसके बावजूद वो उसका आंसर देने के लिए वो भी अटैक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आपका वॉर छिड़ सकता है। जबकि ये गलती से एक्सीडेंट हो सकता है, परमाणु हथियार चल सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। बट बात यहाँ पे ये आती है कि उस कंट्री को ये कौन समझाएगा कि ये केवल एक एक्सीडेंट था। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक तरीके से यहाँ पे दुविधा थी कि इतने सारे हथियार इन लोगों ने वहाँ पे इकट्ठा कर दिए थे। तो इस कारण समय रहते अमेरिका और यूएसएसआर ने क्या किया, एक तरीके से कोलैबोरेट किया, किस चीज़ के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नॉन न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं इनको हटाने के लिए। और दोनों जो सुपर पावर्स थे उन्होंने क्या किया, आर्म्स कंट्रोल के लिए ट्रिटी साइन की। अब उन्होंने मेनली वहाँ पे स्टार्टिंग में 3 ट्रिटी साइन की थी, जो कि आपके स्टार्टिंग में 1960 के दौर पर देखा जाता है। जो कि पहले आपकी जो ट्रिटी थी वो थी आपकी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रिटी, दूसरी थी आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रिटी, एंड
थर्ड वाज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी। तो ये कुछ अहम इनकी ट्रीटीज़ थी, समझौते थे जिस पे इन्होंने क्या किए, साइन किए, एग्रीमेंट था जिस पे इन्होंने साइन किया, जिससे कि आपके जो आर्म्स कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी जो आपके आर्म्स कंट्रोल थे उसको, मतलब कितने आप आर्म्स रख सकते हैं अपनी कंट्रीज़ में, उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारे इन्होंने ट्रीटीज़ की, उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे वहाँ पे एग्रीमेंट्स किए, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है हमारे पास चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब क्या क्या चैलेंजेस थे बाइपोलैरिटी के लिए। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़ या टू ग्रुप्स, ओके ना। अब इसमें हम थोड़ा सा, इसको अगला चैप्टर भी है जो उस पर डिटेल्ड बात करेगा, बट अभी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने देखा था कि कैसे कोल्ड वॉर में दो ग्रुप्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स बन गए थे, उसमें दोनों पूरे इन्होंने वर्ल्ड को एक तरीके से दो कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। तो वहाँ से एक नई चीज़ निकल के आई, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब जो इन दोनों ग्रुप में से बाहर थे, तो एक तीसरा ऑप्शन निकल के आया उन कंट्रीज़ के पास जो कि अभी नए नए तरीके से इंडिपेंडेंट हुए थे। तो उनके पास नया ऑप्शन आया कि इन दोनों ग्रुप से अब वो अलग रह सकते हैं, ठीक है। अब जो नॉन अलाइनमेंट आपका जो स्टार्ट हुआ था वो मेनली आपका यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती के कारण हुआ था, ठीक है ना। इन तीनों ने 1956 में एक ऐसी मीटिंग करी जिसमें कि इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका ज़बरदस्त समर्थन किया, ओके। और ये पांचों जो आपके लीडर्स थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, ये इस नाम के आपके क्या कहलाए, फाउंडर्स कहलाए, ठीक है ना। तो जो पहला आपका इनका समिट हुआ था नाम का, वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यह जो आपका समिट था ये मेनली इनकी तीन बातों का एक तरीके से रिज़ल्ट को दिखाता है कि इन पांचों देशों के बीच एक तो ये आपस में कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। दूसरी बात, जो कोल्ड वॉर का जो एक्सपेंशन हो रहा है या इसके जो एरियाज़ बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर इनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि जो इंटरनेशनल आपके जो एंट्रीज़ थी, जो ड्रामेटिकल एंट्रीज़ आ रही थी, हर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जो नए नए अभी इंडिपेंडेंट हुए थे 1960 तक, तो ऐसे बहुत सारे अराउंड 16 कंट्रीज़ जो थी वो यूनाइटेड नेशन में वो एक तरीके से जुड़ रहे थे। तो पहले जो आपके नाम्स के जो समिट थे उसमें कितने लोग थे, आप 25 कंट्रीज़ के मेंबर्स थे। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा उसी तरीके से नाम के जो सदस्यता है वो बढ़ती चली गई। और अगर आप बात करें 2019 में, तो अजरबैजान में हुए जो 18वां इनका जो समिट था उसमें 120 कंट्रीज़ के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि आपके 17 ऐसे देश थे जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के रूप में 17 कंट्रीज़ के मेंबर्स यहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे जैसे जो आपका जो नाम का जो आपका मूवमेंट था वो ग्रो होता गया, वैसे वैसे क्या हो गया, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी इंटरनेशनल लेवल पे, जो ये मूवमेंट था ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तो वैसे वैसे क्या हो गया, इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ की जो कंट्रीज़ थी वो इसमें जुड़ती चली गई। तो उससे क्या हुआ कि जो आपके नाम का जो मूवमेंट था उसका जो फाउंडेशनल जो उसका स्ट्रक्चर था उसको क्या किया, इनको धीरे धीरे इनको चेंज करना पड़ा। तो ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि जो नाम की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, बट वो चीज़ क्लियर आपको समझने के लिए कि नाम है क्या और वो क्या करता है, उससे पहले अगर आप कहें कि नाम क्या नहीं करता वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नाम का मेन मोटिव क्या था कि हमें जो दो सुपर पावर्स हैं या जो दो ग्रुप हैं इनमें शामिल नहीं होना है। तो ये इनका मेन क्या था, आपका मोटिव था। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप नाम के साथ जुड़े हैं, ठीक है, नाम के साथ अगर आपकी कंट्री जुड़ी है तो इसका मतलब आपको इन सुपर पावर से दूर रहना है, ठीक है ना। और इस मूवमेंट के तहत क्या हो रहा था कि जो देश नाम के साथ जुड़े थे वो इंटरनेशनल मामलों से क्या थे, वो बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए थे। उनको कोई इंटरनेशनल उन चीज़ों से मतलब ही नहीं था क्योंकि वो उन लोगों से जुड़े हुए नहीं थे। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक तरीके से क्या करते थे, ये जो दो कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स थे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहते थे, इनसे वो अलग रहना चाहते थे, ठीक है ना। और भारत जैसे देश हो गए, इन्होंने क्या किया कि इन दो ग्रुप्स के बीच में एक तरीके से शांति बनाए रखने के लिए और युद्ध को टालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, ठीक है ना, मीडिएटर का काम किया, ठीक है ना। अब नया जो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक मतलब सिस्टम क्या था, किस तरीके से सिस्टम चला उसके बाद वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जो
नाम कंट्रीज़ थी जो कि नाम के साथ जुड़ी हुई थी, वो कोल्ड वॉर के दौरान क्या कर रहे थे, केवल मीडिएटर्स का काम कर रहे थे, ठीक है ना। और ये जो आपका नाम मूवमेंट था उसमें जो अधिकांश जितनी भी कंट्रियाँ थी, ठीक है ना, मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी वो क्या थी, एक तरीके से LDCs थे, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जिनके अंदर अभी डेवलप बहुत कम हुए थे ये वो, ठीक है ना। तो इन कंट्रीज़ के सामने मुख्य चुनौती थी वो क्या थी, आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जो लोगों को गरीबी से उभारने का इनका मेन क्या था, इनका मोटिव था, ठीक है ना। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थी उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए, कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इकोनॉमी कंट्री की अच्छी की जाए, ठीक है। और बगैर किसी एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पॉलिसी के किसी भी देश को कोई भी आज़ादी तब तक तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो तब भी क्या रहेगा, किसी ना किसी रिच कंट्री का गुलाम ही रहेगा, उसी पे वो क्या रहे, निर्भर रहेगा। क्योंकि आप अगर आपके पास खुद ऐसी तकनीक नहीं है या आपकी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो आप हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसको डेवलप कर पाना, और इसी समझ के लिए एक नए क्या किया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1972 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये चीज़ लेके आई कि जो नए कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हुई हैं, जो आपके अंडर डेवलप्ड हैं जो अभी, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी कंट्रीज़ को डेवलपमेंट कर सकें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो भी इकोनॉमिक को अपनी ग्रोथ कर सकें। तो उसमें क्या उन्होंने ऑप्शंस रखे, नंबर 1 था कि जो लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोल उन्हीं के पास दे देना चाहिए, या कि ना कि कोई रिच कंट्री या जो पावरफुल कंट्री है वो उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, ठीक है ना। जैसे कि पश्चिमी जो आपके कंट्रीज़ थी वो लोग क्या करते थे, अफ्रीका हो गया, इन पे बहुत सारी कंट्रीज़ पर उनका कंट्रोल था रिसोर्सेज पे। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि उनके रिसोर्सेज को उन्हीं को कंट्रोल करने दिया जाए। दूसरा पॉइंट था कि जो लो डेवलप्ड आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो पहुंच है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वेस्ट कंट्रीज़ के मार्केट तक होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना सामान आसानी से बेच सकें और डायरेक्टली वो क्या कर सकें, अपने व्यापार से अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तीसरा पॉइंट ये था कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी तो उनके पास से जो मंगाई जा रही थी टेक्नोलॉजी या जो भी आपके इक्विपमेंट्स थे उनको क्या किया जाए, कम किया जाए उनका जो रेट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। फोर्थ पॉइंट ये था हमारे पास कि लो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक हेल्प दी जाए या उनको कोई ऐड दी जाए जिससे कि वो इकोनॉमी को अपनी ग्रो कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि वहाँ पे उन्होंने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए रखे थे। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो कि है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। मींस इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर में, या इंडिया क्या कर रहा था कोल्ड वॉर एरा में, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा बहुत हमने भी डिस्कस किया कैसे मीडिएटर बन के उन्होंने कोल्ड वॉर को थोड़ा सा लो करने की कोशिश की थी, और भी हम देख लेते हैं आगे क्या हुआ उसमें। अगर आप बात करें यहाँ पे नाम की, नाम का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, नॉन अलाइन मूवमेंट जो था, नाम के जो नेता के रूप में जिन्होंने एक तरीके से कोल्ड वॉर में, जैसे कि भारत ने 2 स्तरों में अपना भूमिका निभाई, मतलब 2 लेवल्स में एक तरीके से भारत काम कर रहा था। जैसे कि एक तरफ भारत ने क्या कहा कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि भाई हमें इन दोनों महाशक्तियों या जो सुपर पावर्स थे इनके ग्रुप में शामिल नहीं होना, इनसे दूर रहना है। और दूसरे फेज़ में क्या कर रहे थे कि जितने भी आपके डीकोलोनाइज्ड जो कंट्रीज़ थी, न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उनको इन ग्रुप्स में जाने से रोकना, उनको इन ग्रुप्स में शामिल होने से रोकना। तो ये मेनली एफर्ट्स देखे गए भारत के द्वारा कोल्ड वॉर एरा में, ठीक है ना। और देखते हैं आगे। अब भारत की जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसीज़ थी, वो नेगेटिव नहीं थी, ठीक है ना, और ना ही एक तरीके से वो एक्टिवली इस चीज़ में पार्ट कर रहे थे कोल्ड वॉर में, ठीक है ना। नेहरू जी ने क्या किया, विश्व को ये एक तरीके से ऐसे मोमेंट से बनाए रखा जिसमें कि क्या है, ये लगा भारत क्या था, एक तरीके से ये कोल्ड वॉर के जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसकी जड़ों को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए इंटरनेशनल मामलों में हमेशा क्या देखने को मिलता था, एक्टिवली पार्ट करने को मिलता था, बट डायरेक्टली ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो कई बार ऐसा लगता था कि इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया कोई भी काम नहीं कर रहा है, केवल अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। बट
कई जगह पे इंडिया ने क्या किया, अपना मीडिएटर का रोल प्ले किया। बहुत जगह पे इन्होंने कोल्ड वॉर की जो जड़ें थी वो बहुत डीप थी, उनको कमज़ोर करने का काम किया। दोनों जो ग्रुप्स थे उनके बीच में जितने भी मतभेद थे चल रहे, उसको कम करने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है ना। जिससे कि क्या हुआ, एक तरीके से आप देख सकते हैं तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ ने उन पे एक तरीके से प्रेशर किया और एक तरीके से उनको समझाया कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है ना। अब जो भारत के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, अक्सर वो क्या करते, कोल्ड वॉर के दौरान क्या करते थे, इन दोनों जो ये कॉम्पिटिटर्स थे इनके बीच में एक तरीके से बातचीत करने का, मीडिएटर करने की कोशिश करते थे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें 1950 की टाइम की बात करें तो कोरियाई एक तरीके से जो वॉर था उसके बीच में बहुत अच्छा काम किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है ना। और हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि भारत ने जो नाम मूवमेंट था उसमें क्या किया था, जो अन्य जो इसके जो मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर काम किया था। इनके जो मेंबर्स थे वो भी बहुत जगह पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है ना। और जो कोल्ड वॉर का जो ये दौरान भारत ने लगातार जो आपके जो लोकल हो गए, ठीक है ना, या आपका इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनमें बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्ट किया, ठीक है ना। और कोशिश की हमेशा कि जो अमेरिका और सोवियत यूनियन है उसके खेमे से ना जुड़े कंट्रियाँ, ठीक है ना। और एक तरीके से क्या रहें, इंडिपेंडेंट रहें, एक दूसरे के साथ हेल्प में रहें, एक दूसरे के साथ वो सपोर्ट करें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका कोल्ड वॉर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। अब पहली बात तो ये थी कि नाम के कारण क्या कि भारत कुछ ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स में या डिसीजन ले सकता था जिससे उसको डायरेक्टली क्या होता, बेनिफिट हो सकता था, ठीक है ना कि उसमें जो सुपर पावर्स हैं उनको या उनकी जो कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट होता, पर डायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट हो सकता था। दूसरा ये था कि भारत हमेशा एक ऐसी कंडीशन में रहता था कि अगर एक महाशक्ति सोवियत यूनियन अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे भारत के लिए तो वो अमेरिका के साथ झुकाव दिखा देती थी, जिससे कि यूएसएसआर पीछे हो जाता था। या कभी अमेरिका अगर कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया इंडिया पे तो वो यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखा देता था। तो उससे क्या होता था कि दोनों सुपर पावर्स ना तो इंडिया को कभी हल्के में ले सकती थी और ना ही उसके ऊपर कभी वो धौंस जमा पाई, क्योंकि इस तरीके से बैलेंस करके इंडिया ने इस कोल्ड वॉर एरा में अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से आपका कोल्ड वॉर हुआ और कैसे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई पूरी कंट्री एक तरीके से सुपर पावर्स की, और भारत का हमने देखा कि किस तरीके से कोल्ड वॉर में रोल रहा। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि जो आपका नॉन अलाइनमेंट जो आपका मूवमेंट था वो एक तरीके से कोल्ड वॉर में स्टार्टिंग हुआ। फिर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1990s के दौरान जो आपका शुरुआती जो टाइम था उसमें कोल्ड वॉर का कैसा एंड हुआ, ठीक है, और जो सोवियत यूनियन है वो किस तरीके से आपका डिवाइड होता चला गया, ठीक है। और जो इंटरनेशनल जो आपके मूवमेंट्स थे उसमें कैसे भारत की जो पॉलिसीज़ थी, जो मूल रूप से जो उनके जो मेनली जो आपके नाम की जो पॉलिसीज़ थी कैसे वो थोड़ी बहुत चेंज होती चली गई। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।